क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम अब काफी नजदीक है। बच्चों को अच्छे से प्रिपरेशन में जुट जाना चाहिए ताकि वो बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाए। साइंस में कुल मिलाकर 13 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, और मैथ में कुल मिलाकर 14 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। तो दोनों को जोड़ करके होते हैं 27 चैप्टर्स, जिस पर मैं अलग अलग वन शॉट वीडियो बना दूंगा। आज शुरुआत मैथमेटिक्स से करेंगे और उसका पहला चैप्टर रियल नंबर से। कल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही अल्टरनेट डेज पर मैथ और साइंस को धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं रियल नंबर के कुछ वैसे क्वेश्चंस को जो बोर्ड्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं या फिर उस तरह के क्वेश्चंस आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिसमें खुद उसी नंबर से और सिर्फ 1 से डिवाइड लगता है। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? जिसमें इस दोनों के अलावा और भी अलग अलग नंबर से डिवाइड लगता है, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो कॉमन आदमी जिसका किसी के साथ भी चलते रहता है, आज इससे आज उससे सबसे। प्राइम नंबर वो है जिसका ज्यादा के साथ नहीं चलता, सिर्फ 2, ये भी बहुत ज्यादा उसके लिए हो गया। तो ये है प्राइम नंबर। इस पे क्वेश्चन किस तरह का आता है इस एक्सरसाइज में, वो है जो एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको प्रूव करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो वो प्रूव कैसे करेंगे? यदि इसके मल्टीपल में 1 और वो जो नंबर है खुद उसके अलावा कुछ और आ गया, इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। तो यहां भी एक 5 है और प्लस के बाद यहां पर भी एक 5 है। तो इस 5 को इस दोनों तरफ से यदि कॉमन ले लिया जाए तो यहां पर अंदर में क्या बच जाएगा? 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 के जगह पर 1। यदि इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, 72 2 जा 144, 144 प्लस 1 और यहां बाहर में 5 है। इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 145, और इसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो ये आता है 5 से इसको लगाएंगे तो 5 2 जा 10 और फिर 29, 5 इंटू 5 इंटू 29, और एक यूनिवर्सल मल्टीपल ये तो है ही। तो इसका कितना फैक्टर हो गया? 1 5 एंड 29। तो इसका 3 फैक्टर आया, इसीलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। तो लास्ट में ये लिख देंगे देयर विल बी 3 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू में भी और वर्ड प्रॉब्लम में भी। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? वैसा नंबर जो कॉमन है दोनों के मल्टीपल में और उसमें भी सबसे लोएस्ट। जो दोनों के मल्टीपल में आए, दोनों के मल्टीपल में आने वाला नंबर इनफाइनाइट होगा, लेकिन उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसको कहेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। दूसरा क्या है? वो है एचसीएफ। एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। को वो कॉमन नंबर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर है, उसका वो कॉमन नंबर जो सबसे बड़ा हो और उससे उस नंबर में डिवाइड होता हो, उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे फैक्टर होता क्या है? कोई नंबर मान लेते हैं 36 है, तो इस 36 में किस किस चीज से डिवाइड लग सकता है? 1 से भी लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है, 4 से भी लग सकता है, फिर 6 से भी लग सकता है, 9, उसके बाद 12, उसके बाद 18 और उसके बाद 36। ठीक है, तो 36 इसका हाईएस्ट नंबर है जिससे इसमें डिवाइड लगेगा। ये एक ही नंबर है अभी, लेकिन इसका ये सब फैक्टर है। 18 से ये 2 टाइम्स में लगेगा। तो इसमें ये देखना है यदि इसके जैसा ही कोई और दूसरा नंबर भी रहेगा तो उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कॉमन है। जैसे 24 मान लेते हैं, एक 24 नंबर है, इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 1 2 3 4 6 8 12
एंड 24। अब देखिए इस दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है लेकिन इस दोनों में कॉमन भी है। कॉमन तो 1 भी है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी। उसके बाद ये 12, 24 तो कॉमन है नहीं, तो 12 वो हाईएस्ट नंबर है जो इस दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही होता है जो इस दोनों को डिवाइड कर पाए। लेकिन इस तरह से इसको नहीं निकालते हैं, इसको निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से एचसीएफ को निकालते हैं। अब इसी दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को निकालते हैं। फिर एक और जो फॉर्मूला जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है उसको वेरीफाई करते हैं, वो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होगा वो इस दोनों नंबर के, जिस दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया है उस दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर वो होता है। अब यहां पर दोनों नंबर क्या लिए थे, एक है 36 और दूसरा है 24। इस दोनों का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से लगाए 18, फिर 2 से लगा दिए 9, फिर 3 से लगाए 3, ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 क्या आया 12, 2 से लगाए 6, 2 से लगाए 3, फिर 3 इंटू 1, तो यहां ये आ गया 2 का क्यूब इंटू 3। अब हमको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, ये जो दोनों नंबर है इसमें ये फाइंड करना होता है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो किस नंबर के साथ है, वो नंबर यहां पर आएगा। जैसे इसमें 2 है तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 टू द पावर 3। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पर 1, यहां पर 2, तो 3 का स्क्वायर। अब यहां पर दोनों नंबर इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन वैसा भी नंबर हो सकता है जो किसी एक में ही प्रेजेंट है। लेकिन यदि वो एक में भी प्रेजेंट है तो उसका हाईएस्ट पावर मान लेते इधर इंटू 5 है, इसका मतलब वहां पर पावर 5 टू द पावर 1 है, और यहां 5 नहीं है, इसका मतलब यहां पर 5 टू द पावर 0 है, तो ये 5 यहां पर आ जाएगा। जब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो उसमें वो सारा नंबर आता है जो यहां पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, लेकिन वो यदि कॉमन है तो उसका हाईएस्ट पावर आएगा। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 8 जा 72, तो 72 इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ में वो नंबर लेते हैं वो कॉमन नंबर, एचसीएफ का मतलब ही है कॉमन फैक्टर जो दोनों में होना चाहिए, वो कॉमन फैक्टर जो जिसका हाईएस्ट पावर यहां पर कम हो। तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, यदि हाईएस्ट पावर वाला लेंगे तो एक एक्स्ट्रा 2 आ गया इसमें जो इसको डिवाइड तो करेगा नहीं। यदि 3 का स्क्वायर ले लें तो इसमें एक ही 3 है, इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो हमको कॉमन चाहिए, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 का कौन सा आ गया 2, ये लोएस्ट पावर कौन सा आ गया 2 का स्क्वायर, यहाँ पर लोएस्ट आ गया 3, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। वहां पर भी 12 आया हुआ था एचसीएफ, तो ये एलसीएम आ गया 72, एचसीएफ आ गया 12। अब यहां पर एक फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और एलसीएम और एचसीएफ सही आया या नहीं वो चेक करने में। तो एलसीएम यहां पर आया है 72, एचसीएफ यहां पर आया है 12, ये बराबर होना चाहिए 36 इंटू 24 के। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे 12 टू जा 24, 86। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करके दिखा ही देते हैं 36 इंटू 24, 864, दोनों तरफ इक्वल आ गया। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 116
and their LCM is 1740. If one number is 580, then find the other number. दो नंबर है जिसका LCM और SCF दिया हुआ है। LCM 1740 है, SCF 116। पहला नंबर 580 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? अब यहां इस फॉर्मूला पर इसको पुट करते हैं। LCM 1740, SCF 116, ये इक्वल टू 580 इंटू दूसरा नंबर को हम मान लेते हैं x। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1740 इंटू 116 अपॉन 580 इक्वल टू x। तो सबसे पहले इसको 4 से काट करके देखते हैं। 4 4 जा, उसके बाद 4 3 जा, 4 5 जा, 4 1 जा, 4 4 जा, 4 5 जा, फिर से 5 से ये 29 टाइम्स में लग जाएगा और 5 से ये 87 टाइम्स में। उसके बाद तो ये लगेगा नहीं, उसके बाद 29 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 जा 28, 32 34, 348। तो सेकेंड नंबर क्या आ गया? 348। अब जो अगला 2-4 क्वेश्चन देखने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब एक ही तरह का है लेकिन उसमें अलग अलग तरीका लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इस दोनों को डिवाइड करे और 5 रिमाइंडर बचे। अब लार्जेस्ट नंबर डिवाइड किस में करता है? SCF का मतलब वो कॉमन नंबर जो उस दोनों को डिवाइड करे। इसका मतलब इस दोनों नंबर का क्या निकालना पड़ेगा? SCF निकालना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट यदि SCF इसका निकाल दे तो ये उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। लेकिन हमको वो तो फाइंड नहीं करना, फाइंड करना है जिसमें 5 रिमाइंडर बचे। जब 5 रिमाइंडर बचना है इसमें तो पहला नंबर है 245, दूसरा नंबर इसमें क्या दिया हुआ है? 1037। इसमें 5 रिमाइंडर बचना चाहिए तो हम पहले ही 5 माइनस कर देते हैं 240, और यहां से यदि हम 5 माइनस कर दें तो 1032। अब ये जो दो नंबर है इस दोनों नंबर का हमको निकालना पड़ेगा SCF, तब जाकर पता चलेगा कि इस दोनों नंबर में कौन सा नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि 5 रिमाइंडर बचेगा। SCF आपको जिस भी तरीका से आता है आप उस तरीके से इसका SCF निकाल सकते हैं। जैसे 240 से इसको लगाएंगे तो ये 4 टाइम्स में लग जाएगा, 4 टाइम्स में आ जाएगा 960। उसके बाद 72 से 240, 3 टाइम्स में 216 आया, यहां पर 24, 72 टाइम्स में। तो ये जो नंबर होता है ये इसका SCF होता है। तो इस नंबर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस दोनों को तो 5 रिमाइंडर बचेगा। इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यदि 24 10 जा करें 240, 5 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। जिस भी नंबर में ये दिया हुआ रहेगा कि ऐसा क्या करे, किस चीज से इसको डिवाइड करे, वो हाईएस्ट नंबर कि इसमें रिमाइंडर हमेशा 5 बचे। जब हमको हाईएस्ट किसी चीज का निकालना होता है, आगे वर्ड प्रॉब्लम में भी इसका जरूरत पड़ेगा, किसी भी चीज का हाईएस्ट निकालना है तो उसमें हम SCF निकालेंगे, किसी भी चीज का लोएस्ट मल्टीपल निकालना है तो उसमें हम LCM निकालेंगे। वो वर्ड प्रॉब्लम को जब पढ़ेंगे तब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगला जो इसी तरह का क्वेश्चन है वो है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 545, लिविंग रिमाइंडर 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। एक में 3 रिमाइंडर बचता है और दूसरे में 5। तो काम तो इसमें भी वही करना पड़ेगा। पहला नंबर है 129, दूसरा नंबर इसमें दिया हुआ है 545। पहले केस में रिमाइंडर इसमें क्या बच रहा है? 3, और दूसरे केस में रिमाइंडर बच रहा है 5। तो इस दोनों को माइनस कर देंगे, यहां पर आएगा 126 और यहां पर आ जाएगा 540। अब इसमें भी वो कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। कॉमन हाईएस्ट फैक्टर जब हमको निकालना है तो हमको SCF इसका निकालना पड़ेगा। 126 से 540 में डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में लग जाएगा 504,
उस यहां बच गया 36, 126, ये 36 3 जा 108, यहां पर बचा 18, 36, 18 2 जा 36। ठीक है, तो यहाँ जो एचसीएफ आया वो 18 आया। तो 18 वो हाईएस्ट नंबर है जिससे इस दोनों को डिवाइड किया जाए, तो एक में 3 रिमाइंडर बचेगा और दूसरे में 5 रिमाइंडर बचेगा। अब पहले कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जैसे एक पॉपुलर क्वेश्चन है, वो है अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 150 बादाम बर्फीज। He wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. How many of these can be placed in each stack? How many stacks are formed? देखिए, यही सेम क्वेश्चन बुक को रैक पर रखने का और किस हाइट में रखा जाए कि सारे सब्जेक्ट का बुक एक लाइन में रहे, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है। यहां पर क्या है, स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी है। अब खाने को तो नहीं ही देगा, क्वेश्चन भले बना ले। कितना है 420 और बादाम बर्फी 150। इस दोनों में क्या करना है, इस दोनों में आगे दिया हुआ है he wants to stack them in such a way, ये इस तरह से स्टैक करना चाहता है that each stack has the same number, सभी स्टैक में, स्टैक मतलब एक के ऊपर दूसरे को रखना, and they take up the least area of the tray, उस ट्रे का सबसे कम एरिया वो लेना चाहिए। how many of these can be placed in each stack? यहां पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि यहां पर लीस्ट एरिया पूछ रहा है और जिस भी जगह पर लीस्ट देखते हैं वहां पर एलसीएम निकाल देते हैं, जिस भी जगह पर हाईएस्ट देखते हैं वहां पर एचसीएफ निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा सही है, जिस चीज में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है एचसीएफ ही निकालते हैं। यहां भी वो हाईएस्ट नंबर चाहिए जिसमें उसको रखा जाए और सभी का हाइट बराबर होना चाहिए। लेकिन यह हाईएस्ट नंबर ऑफ काजू बर्फीज है, तभी लिस्ट एरिया आएगा। तो यहां भी हाईएस्ट निकालना है तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या आता है 150 420, 2 टाइम्स में 300, 120 150, 1 टाइम्स में बचा 30, 4 टाइम्स में 120। तो इसका जो एचसीएफ आया वो आ गया 30। तो 30 वो नंबर है जिससे इस सब को डिवाइड किया जाए या फिर एक स्टैक में 30 आ सकता है। तो पहला तो ये जानना था कि कितना काजू बर्फी या फिर कितना बादाम बर्फी को एक स्टैक में रखा जा सकता है, और दूसरा ये फाइंड करना है कि मिनिमम कितना ट्रे लगेगा। तो एक में यदि 30 जा रहा है, 420 हमको काजू बर्फी चाहिए, तो टोटल इसके लिए कितना ट्रे का जरूरत पड़ेगा। तो 3 से लगाएंगे, फिर 14 3 जा, यहां आ गया 14। दूसरा क्या है 150, 150 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में लग जाएगा। तो इसके लिए 5 ट्रे चाहिए, टोटल ट्रे की जरूरत हमको पड़ेगी 19। उसके बाद एक तरह का क्वेश्चन पूछता है कि कोई 2 आदमी या 3 आदमी एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहा है। एक मान लेते हैं ए किसी रेस को 18 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, मतलब एक राउंड 18 मिनट में वो कंप्लीट कर लेता है। दूसरा कोई बी है, वो 12 मिनट में किसी राउंड को कंप्लीट कर लेता है। यदि वो पहली बार 6 बजे 6 AM लिख देते हैं, 6 बजे चलना शुरू किया है, तो अगली बार कब वो एक ही जगह पर मीट करेगा। एक ही जगह से चलना शुरू किया है तो हमको कौन सा टाइम चाहिए। ऐसा तो है नहीं एक ही बार मीट करेगा, मीट तो ये बहुत बार करेगा, लेकिन वो मिनिमम टाइम हमको चाहिए जिसमें ये पहली बार मीट करेगा। अब बात मिनिमम का है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, 18 12, 2 से लगाए 9 टाइम्स में, 2 से लगाए 6 टाइम्स में, और 3 से लगा देंगे, इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36। तो अगली बार ये 36 मिनट के बाद मिलेगा।
6 बजे जब मिला था तो इसके 36 मिनट के बाद 6:36 AM में ये मिलेगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो इससे अलग है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द रिमाइंडर 7। ठीक है, वो 7 रिमाइंडर इसमें बचना चाहिए और इस सब से उसमें डिवाइड लगना चाहिए। जब इस सब से उसमें डिवाइड लगेगा तो वो लिस्ट नंबर होगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालते हैं। 35, 56 एंड 91। ये किससे लगेगा? 5 से, ये 7 से इसको लगाते हैं। 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, फिर 7 1 और 7 3 जा। यहाँ 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13। अब इस सब को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 5 जा 35, 35 8 जा 280 और 280 इंटू 13 3640। 3640 वो नंबर आया है जिसमें इस तीनों से डिवाइड लग जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमको क्या बचाना है? 7। तो 7 यदि इसमें जोड़ दिया जाए तो हर केस में जब डिवाइड किया जाएगा तो वो नंबर 7 रिमाइंडर देगा। अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12। पहला, जब 28 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर इसमें 8 बचता है। दूसरा, 32 से जब डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर उसमें 12 बचता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो उसका रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को माइनस करते हैं तो इस दोनों केस में क्या वैल्यू आया? सेम वैल्यू आता है। जो ये सेम वैल्यू इसका आया है वो इसके एलसीएम से माइनस कर देते हैं तो वो वैसा कॉमन नंबर आता है जिसमें इससे डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बचे और इससे डिवाइड करने पर 12 रिमाइंडर बचे। अब इस दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 28 एंड 32, 2 से लगाएंगे 14, 16, 7 8। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 7 224। 224 वो नंबर है जिसमें अभी इस दोनों से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा, लेकिन हमको रिमाइंडर क्या चाहिए था? 8 और 12। तो उसके लिए हम क्या वैल्यू लाए थे? 20 इस दोनों में आया है तो 20 यहां माइनस कर देंगे तो 204 वो नंबर होगा जिससे इसमें डिवाइड किया जाए तो एक में 8 रिमाइंडर बचेगा और दूसरे में 12 रिमाइंडर बचेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से पूछा जाता है, एक ग्रेटेस्ट नंबर और दूसरा लोएस्ट नंबर। इसमें दिया हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। इससे डिविजिबल होने वाला सबसे बड़ा संख्या जो 4 डिजिट का होना चाहिए। उसी तरह से क्वेश्चन पूछता है इससे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा 4 डिजिट का संख्या होना चाहिए। उस दोनों तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं? जैसे इससे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा मिनिमम हमको चाहिए, निकालना क्या पड़ेगा? एलसीएम। लेकिन हमको चाहिए क्या? 4 डिजिट का होना चाहिए। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 9999। अब इसका एलसीएम यदि हम निकालते हैं 15, 24 एंड 36 का तो ये 2 से लग जाएगा, फिर से 2 से लग जाएगा, अब 3 से लगाएं तो 3 5 जा, 3 2 जा और 3 3 जा। इसको यदि मल्टीप्लाई किया जाए 3 2 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72, 5 जा 360। 360 इसका क्या आ गया? एलसीएम। एलसीएम 360 आ गया। अब इसका जो भी मल्टीपल होगा सब में इससे डिवाइड लगेगा ही। हमको चाहिए क्या? इसके करीब का जो सबसे हाईएस्ट हो, तो हम इससे डिवाइड कर देते हैं इसको। 360 से यदि हम 9999 को डिवाइड कर दें तो क्या आता है? 362 जा 720,
279, फिर इसको यहाँ 362 जा। अब ये कितना टाइम्स में लगेगा? 8 टाइम्स में, 8 0 4, 8 टाइम्स में नहीं लगेगा तो 7 टाइम्स में लगा देते हैं। 7 टाइम्स में आ जाएगा 0, क्या आ गया? 2520, यहां पर 9 7 2, 279। 279 इसका रिमाइंडर बचा है। यदि 279 यहां पर नहीं होता एक्स्ट्रा तो ये पूरी तरह से डिवाइड लग जाता। 9999 में डिवाइड किए तो 279 बच गया। अब ये बच गया तो इसको घटा देते हैं। 9999 279, 9 2 और ये 7, तो 9720 वो नंबर होगा जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जिसमें इस तीनों से डिवाइड लगेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुतों को तबाह करता है, वो है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है इस सबसे। 43 एक नंबर है, 91 एक नंबर है और दूसरा नंबर है 183। ठीक है, 183। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वैसा नंबर फाइंड करना है जिससे इस सब को डिवाइड किया जाए तो सेम रिमाइंडर बचे। इसमें वो नंबर नहीं फाइंड करना है जिसमें इस सब से डिवाइड करना है, या फिर वैसा नंबर भी नहीं फाइंड करना है जो इस सब को डिवाइड करे, तब तो डायरेक्ट एचसीएफ निकाल देते, वो हो जाता। लेकिन इसमें ये फाइंड करना है कि वो हाईएस्ट नंबर जिससे इस सब को डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर आए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो ये तीनों नंबर है इस तीनों नंबर को आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे 91 से 41 को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो यहां पर क्या आएगा? 91 माइनस 43 इक्वल टू 48। ठीक है, दूसरा 183 से 43 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 140, और तीसरा 183 से 91 को माइनस कर देंगे तो यहां आ जाएगा 92। अब इस तीनों का यदि हम निकाल लेंगे एचसीएफ तो जो नंबर आएगा वही नंबर इसको डिवाइड करेगा। अब सबसे लोएस्ट से 92 को डिवाइड करते हैं, 48 से 92 को, 48 1 जा, ये लगेगा 44, 48 आया 1 टाइम्स में, 44 4 11 टाइम्स में 44, तो इसका एचसीएफ आ गया 4। अब जो इसका एचसीएफ है उसी से ही हम दूसरे नंबर को भी डिवाइड करते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर है 140। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 5 जा, 4 से ये लग गया, इसका मतलब इसका एचसीएफ है 4। तो 4 वो लार्जेस्ट नंबर होगा जिससे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमेशा सेम रिमाइंडर आएगा। जैसे 4 से इसमें लगा देंगे तो 40 टाइम 40 लग जाएगा, 10 टाइम्स में 3 बचा, 4 से इसमें लगाएंगे 4 2 जा 8, फिर 11 बचा, 4 3 ये 4 2 जा 8 बचा 3, फिर इसमें लगाएंगे 4 4 जा 16, 23 बचा, 4 5 जा 20, 3 बच जाएगा। तो 3 रिमाइंडर हर केस में बच रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ रूम। रूम का डायमेंशन क्या दिया हुआ है? 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और जो ये लॉन्ग है और ब्रॉड है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लीस्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स चाहिए। अब लिस्ट नंबर देख के एलसीएम नहीं निकाल दीजिएगा, क्योंकि लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स चाहिए, इसका मतलब स्क्वायर टाइल्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा। बड़े बड़े साइज का स्क्वायर टाइल्स होगा तभी उसका संख्या कम होगा। अब बड़े साइज का स्क्वायर टाइल्स हमको निकालना है तो हमको इसका एचसीएफ जानना पड़ेगा। जो इसका एचसीएफ होगा उस साइज का स्क्वायर टाइल्स निकलेगा। अब यहाँ पर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 1500
17 और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 9 और यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस दोनों का यदि हम निकाल लेंगे HCF तो वो HCF हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर टाइल्स, उसका साइड का लेंथ 1500, 17 1 टाइम्स में 902, 1 टाइम्स में 615, 287, 615 2 जा 574, 15 में से 4 गया, ये 5 में से 4 गया, 41, 287, 28। इसका HCF आ गया 41, यानी स्क्वायर टाइल्स का जो साइड होगा वो 41 होगा। अब हमको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, कितना स्क्वायर टाइल्स लगेगा। तो इसका जो एरिया है L इंटू बी वो है 1517 इंटू 902 और एक स्क्वायर टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया साइड का स्क्वायर होता है तो 41 इंटू 41। तो जब काटेंगे तो ये कटेगा 37 टाइम्स में और ये कटेगा 22 टाइम्स में। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 814। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांस है। जैसे कोई भी नंबर दे देगा उसका पावर n रहेगा, चाहे 4 टू द पावर n है, 6 टू द पावर n है, 12 टू द पावर n है, कोई भी वैल्यू इस तरह से दे देगा और उसमें ये प्रूव करना होगा कि ये प्रूव करो कि ये 0 से एंड नहीं होगा, इसका चाहे जो भी पावर हो। अब इसको प्रूव किस तरह से करते हैं, जो भी नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। जैसे 4 है तो 4 का 2 इंटू 2 टू द पावर n, ये 2 का स्क्वायर टू द पावर n हो जाएगा 2 टू द पावर 2n। अब यहाँ इसके किसी भी मल्टीपल में 5 नहीं है, जब इसके किसी मल्टीपल में 5 नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई ही नहीं होगा और जब तक 2 और 5 मल्टीप्लाई ना हो तब तक 0 आ ही नहीं सकता है। तो उसके मल्टीपल होने के लिए 5 का होना इसमें जरूरी है। तो इसमें लास्ट में यही लिखते हैं देयर आर नो 5 प्रेजेंट सो इट नॉट इंड्स विथ 0। बस इस तरह से सॉल्व कर देंगे। जैसे 6 है तो 6 को 2 इंटू 3 टू द पावर n, यहाँ किसी का भी पावर नहीं आया तो यहाँ पर भी 5 नहीं है। 12 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर n। सब में आगे वही लिखेंगे कि यहाँ पर 5 प्रेजेंट नहीं है इसीलिए ये 0 से एंड नहीं होगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 टू द पावर 2 5 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। इस प्राइम फैक्टराइजेशन से ये पता करना है कि ये जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके लास्ट में कितना 0 आएगा। 0 आने का रूल बता चुके हैं कि उस नंबर में 2 और 5 ये दोनों आपस में रहे तभी 0 आ सकता है। 1 2 और 1 5 रहे तो 1 0, 2 2 और 2 5 रहे तो 2 0। तो यहां पर देखते हैं 5 का संख्या कितना है 3, लेकिन 2 का संख्या कितना है 2। तो ये जो 2 2 है वो 5 के 2 से आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर कितना 0 आ सकता है, 2 का स्क्वायर है मतलब 2 0 यहां पर आ सकता है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 4 जा 100। इसका मतलब इसके एंड में 2 0 आएगा। अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट द रेशनल नंबर 121
अपॉन 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 7 टू द पावर 5 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल प्रूव करना है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जो डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो रहा है। डेसिमल के बाद कौन सा खत्म नहीं होता है? इसका एक रूल है जो आपको याद रखना चाहिए, वो है डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में या तो 2 रहे या फिर 5 रहे या फिर 2 और 5 एक साथ रहे। इस तीनों सिचुएशन के अलावा कोई और सिचुएशन रहे तो वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकता है। यदि उसमें सिर्फ 2 का मल्टीपल है या फिर 5 का ही मल्टीपल है या फिर 2 और 5 इस दोनों का मल्टीपल है, इसके अलावा किसी और एक्स्ट्रा नंबर का मल्टीपल डिनोमिनेटर में है, तो वो 0 से एंड मतलब वो टर्मिनेट नहीं कर सकता है। तो यहां पर देखिए कौन कौन सा नंबर है। यहां पर 7 है, 3 है, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं करेगा। इसमें बस ये स्टेटमेंट लिख देते हैं कि इफ डिनोमिनेटर हैव अदर देन 2 and 5 देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के तरफ, जिसमें रेशनल नंबर दिया हुआ है, उस रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। जैसे नॉर्मल रेशनल नंबर दिया हुआ है तो वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहता है, या फिर डेसिमल में है तो पॉइंट उड़ा करके नीचे लिख दिए। लेकिन वैसा रेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट कर रहा है, जैसे 0.6 है और इसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है या फिर इसको बार भी कहते हैं, तो इस तरह का रेकरिंग वाले को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं? इसमें 2-3 तरह का क्वेश्चन रहता है। एक तो डेसिमल से पहले कोई भी डिजिट ना हो, दूसरा डेसिमल से पहले कोई डिजिट मान लेते हैं, और तीसरा वैसा नंबर होता है जिसमें डेसिमल के बाद भी 1-2 डिजिट तक रेकरिंग नहीं रहता है, जैसे 0.256। इसमें बाद के दोनों नंबर पर रेकरिंग है, इसका मतलब 5 और 6 रिपीट कर रहा है आगे, लेकिन 2 रिपीट नहीं कर रहा है। इस तीनों तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं? इसमें सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को x के बराबर मान लेते हैं। तो यहां मान लेते हैं x इक्वल टू 0.6। यहां रेकरिंग है, इस रेकरिंग को हटाएंगे तो 666 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1.8 और यहां पर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0.256 और रिपीट क्या कर रहा है? 5656 इस तरह से ये रिपीट कर रहा है। अब इसमें जितना पर भी रेकरिंग है वहां तक के डिजिट को उस तरफ से इस तरफ लाना होता है। तो यहां पर मात्र एक ही डिजिट पर रेकरिंग है, और जब भी पॉइंट को हमको इस तरफ खिसकाना है, इसका मतलब हमको इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कोई नंबर है 2.5, अब इस पॉइंट को हमको इधर खिसकाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 25। यदि पॉइंट को हमको इधर खिसकाना पड़ेगा तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.25। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको क्या करना है? जितना पर भी रेकरिंग है उस डिजिट को इस तरफ लाना है, पॉइंट के इस तरफ। तो पॉइंट के इधर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से इस तरफ मल्टीप्लाई किए तो 10 से इधर भी करना पड़ेगा। तो यहां पर इस लाइन में लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहां क्या आ गया? 10x। इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन। ये 10x इक्वल टू 6.666 आगे डॉट डॉट डॉट, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करते हैं? सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशंस को माइनस करते हैं। जब यहां से सारा डिजिट माइनस होने वाला आ जाए उसके बाद इसको माइनस किया जाता है। तो सब्सट्रैक्ट सेकेंड सब्सट्रैक्ट 1 बाय सेकेंड। इस इक्वेशन से इसको यदि माइनस कर देंगे तो 10x माइनस x हो जाएगा 9x, और यहां से इसको जब माइनस करेंगे तो इधर वाला और डेसिमल के बाद का जितना भी नंबर है वो माइनस होकर के 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? 6 माइनस 0
इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6/9, तो ये हो जाएगा 2/3। यहां से x का वैल्यू आ गया 2/3। तो 2/3 वो नंबर है जिसको डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आएगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी एक ही डिजिट को इस तरफ लाना है, तो यहां पर 10x इक्वल टू हो जाएगा 18.8888। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 10x माइनस x 9x, और यहां डेसिमल के बाद वाला जितना भी है वो माइनस हो जाएगा, माइनस होकर के 0, क्योंकि 888 ऊपर भी और 888 नीचे भी है, तो ये माइनस होकर के 0 हो गया। डेसिमल से पहले 18 माइनस 1, ये हो जाएगा 17। तो x इक्वल टू 17/9। यह जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो रेकरिंग नहीं है, जिस नंबर पे रेकरिंग नहीं है, पहले उस नंबर को इस तरफ लाते हैं। तीनों नंबर एक साथ नहीं आएगा। जिसमें किसी नंबर पर रेकरिंग है और किसी पर नहीं है, उस तरह के क्वेश्चंस में जिस पर रेकरिंग नहीं है पहले उस नंबर को इधर लाते हैं। तो एक डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, तो इस डिजिट को इधर लाने के लिए एक 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो नंबर इधर आ गया 0.565656। ठीक है, अब जितना पर रेकरिंग है उस नंबर को इधर लाना है। ये है पहला, ये है दूसरा इक्वेशन। अब 2 डिजिट पर रेकरिंग है, इस 2 डिजिट को इधर लाने के लिए 2 और 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आएगा। 256 हो गया, 5656, इस तरह से ये हो गया तीसरा इक्वेशन। अब इसमें किससे माइनस करने के लिए बताए थे, जब रेकरिंग का सारा डिजिट इस तरफ आ जाए और डेसिमल के बाद का जितना भी डिजिट है वो सारा सेम हो जाए, उसके बाद इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर सब्सट्रैक्ट किसको करना पड़ेगा, थर्ड से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे इसको जब माइनस करेंगे, यहां से 10 जब माइनस किए तो 990x, इधर से 256 माइनस 2 करेंगे तो 254, क्योंकि डेसिमल के बाद का जितना भी है वो कट के 0 ही हो जाएगा। x इक्वल टू 254/990। जब 2 से इसको काटेंगे, 2 4 जा, 2 9 जा 5, 2 1 जा, 2 2 जा 7, 127/495 ये नंबर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर थोड़ा अलग आता है, वो है 0.9 पर रेकरिंग। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.999, फिर 10x मानेंगे क्योंकि एक ही डिजिट को इधर करना है, तो 9.99। ठीक है, अब ये सेकेंड इक्वेशन है और ये पहला इक्वेशन है। सेकेंड से पहले को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 10x माइनस x 9x इक्वल टू, ये इधर वाले से इसको माइनस कर दिया 0, 9 माइनस 0 9, x इक्वल टू क्या आ गया वैल्यू, 9/9 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो ये इसका एक अलग आंसर आता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, यही इसका सही आंसर है। अब आते हैं उस आइकॉनिक क्वेश्चन पर जिसको बोर्ड कभी छोड़ता ही नहीं है, वो है √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना। आइदर √2, √5, √7, √6, इस तरह से कोई भी नंबर दे देगा और उसको प्रूव करना होगा कि वो एक इरेशनल नंबर है। जनरली √2 और √5 के बारे में दिया जाता है, लेकिन कोई भी नंबर हो उसको उसी तरीके से प्रूव करते हैं। अब जैसे इसमें ये प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। चाहे √2, √5 को प्रूव करना हो या फिर आगे का कोई ऐसा नंबर जो एडिशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन के साथ दिया हुआ है, उसको यदि इरेशनल प्रूव करना है तो वो भी इसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव होगा। इसमें होता क्या है, √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम उसको मान ही लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, तो अंत में जाकर कुछ कंट्राडिक्शन क्रिएट होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं, हम जो माने थे वो गलत माने थे, ये एक इरेशनल नंबर ही है। जैसे तुम लोग भी सोचते होंगे कि हमारी वाली अलग है, बाद में पता चलता है कि नहीं, आप जो माने थे वो गलत माने थे। जो जनरली लोग कहते हैं बात वैसा ही है।
खैर वो सब अभी छोड़िए, अभी बोर्ड के प्रिपरेशन पर ध्यान देते हैं और उसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इसको यदि हम मान लिए हैं रेशनल नंबर, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाता है? रेशनल नंबर को लिखा जाता है p/q के फॉर्म में। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड p and q हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका डिफिनीशन है। इसका मतलब p और q एक को प्राइम नंबर है, इसका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेयर p and q have no common factor other than 1। ठीक है, 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके बाद इसमें क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और p/q का स्क्वायर हो जाएगा p² / q²। ठीक है, इसके अगले स्टेप में इस q स्क्वायर को हम इस तरफ ले आए, 2q² = p²। अब एक जनरल कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो वो यदि p² को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर के p को भी डिवाइड करेगा। किसी नंबर के स्क्वायर को जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो जरूर फैक्टर होगा उस नंबर का भी। तो यहाँ पर 2 के मल्टीपल में q² है, तो इसी तरह से लिखते हैं किसी नंबर का डिविजर जो होता है, इसका मतलब p का स्क्वायर जो है उसको 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है p के स्क्वायर को, देन 2 डिवाइड्स p। ठीक है, 2 p² को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। जब 2 p को डिवाइड कर रहा है तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? p = 2c। p = 2c कैसे आया? जैसे एक जनरल फॉर्मूला होता है, किसी भी नंबर को डिवाइड किया जा रहा है तो डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पर पूरी तरह से ये डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं। कोसेंट को हम मान लिए हैं यहां पर c और 2 से इसको डिवाइड किया जा रहा है और ये रिजल्ट इसका आ रहा है p, तो p = 2c। अब इसको फिर से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p² = 4c²। यहां से वैल्यू ला करके पुट करेंगे, p² का वैल्यू क्या है? 2q², तो p² = यहां आ गया 2q² = 4c²। 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, q² आ गया 2c²। अब देखिए q² का क्या फैक्टर हो गया? 2, तो q का भी फैक्टर होगा 2, देन 2 डिवाइड्स, एक लाइन में छोड़ रहा हूं वो आप एग्जाम में ऐड कर करके लिखिएगा, देन 2 डिवाइड्स q। अब कंट्राडिक्शन क्या क्रिएट हुआ? 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। जब ये 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है और हम शुरू में माने थे वेयर p and q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हुआ। ये स्टेटमेंट नीचे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन क्रिएट या फिर दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that we think that √2 is a rational number but √2 is an irrational number। जैसे अगला क्वेश्चन है वो है राइट वेदर 2√45 प्लस 3√20 डिवाइड बाय 2√5। इसको चेक करना है ये एक रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो आपको एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो
अंदर का नंबर होता है रूट के अंदर का, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और हर एक नंबर पर रूट आकर के मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ नीचे जो भी वैल्यू है वो तो अभी कट नहीं रहा है, तो ऊपर वाले वैल्यू को चेंज करते हैं। रूट 45 क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 इंटू 9 इसको लिख सकते हैं, और रूट 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 अपॉन 2 रूट 5। यहां पर 2 रूट 5 का तो रूट होता नहीं है कुछ, लेकिन 9 का होता है। 9 का क्या होता है, 3 प्लस 3 रूट 4 हो जाएगा 2 इंटू रूट 5। अब इस दोनों से कॉमन क्या क्या आ रहा है, पहले ही नीचे इसका 2 रूट 5 लिख देते हैं। कॉमन यहां पर क्या आ गया, रूट 5 यहां से कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, हर एक चीज मेरे हिसाब से कॉमन ही आ रहा है। 2 भी है, रूट 5 भी है और 3 भी है। तो इस दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये 3 2 6 रूट 5 है, ये हो जाएगा 12 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5। रूट 5 कट जाएगा, 2 से 6 टाइम 6 आ गया इसका वैल्यू। इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है। फिर एक तरह का क्वेश्चन होता है जिसको इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है। जैसे इस तरह से क्वेश्चन दे देगा 6 प्लस रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, या फिर इसी में प्लस नहीं दे करके माइनस दे देगा। मान लेते हैं 7 माइनस 2 रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, चलो प्लस और माइनस नहीं दे करके मल्टीप्लाई ही दे दे, 5 मल्टीप्लाई बाय या फिर रूट 2, इसको इरेशनल प्रूव करना। या फिर डिवीजन में कोई नंबर दे देगा 6 अपॉन रूट 5, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। किसी भी तरह का नंबर है उसको यदि इरेशनल प्रूव करना है तो इससे पहले हम जानते हैं कि रूट 2 रूट 5 ये सब एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहले ही क्या बताए थे, जब भी आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना हो तो उसको मान लेते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। बाद में कंट्राडिक्शन क्रिएट होगा तो हम बोल देंगे जो हम माने थे वो गलत माने थे, इसीलिए वो एक इरेशनल नंबर होगा। यहां पर 6 प्लस रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। जब ये पी बाई क्यू हो गया तो यहां से रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू माइनस 6। इधर 6 को माइनस किए, 6 भी रेशनल, ये भी रेशनल, रेशनल में रेशनल को घटाएंगे कभी भी वो इरेशनल के इक्वल नहीं आ सकता है। फिर तो आगे यहां लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, so our assumption is wrong, so 6 plus root 2 is an irrational number। यहां पर भी वही करेंगे, 7 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू पी बाय क्यू। तो माइनस 2 रूट 2 को उधर ले आते हैं, ये इधर ले जाते हैं, 7 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू 2 रूट 2। 2 इधर डिवाइड में आएगा तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 7 क्यू माइनस पी अपॉन 2 क्यू इक्वल टू रूट 2। तो ये रूट 2 के बराबर हो गया। ये एक रेशनल नंबर है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 रूट 2 इक्वल टू पी बाय क्यू। इसमें रूट 2 इक्वल टू पी बाय 5 को इधर बस नीचे लाके मल्टीप्लाई कर देना। ये एक रेशनल नंबर हो गया, और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चंस में डिवाइड में दिया हुआ है इक्वल टू पी बाय क्यू। रूट 5 को उधर ले जाएंगे, क्यू को ऊपर, पी नीचे, रूट 5। यहाँ जो भी नंबर है वो एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम जो माने थे वो गलत माने थे। 6 बाय रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। आई थिंक इस एक्सरसाइज में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो पढ़ चुके हैं। एक और जो क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 7। इस तरह से जब कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, रूट 2 और रूट 7 के बीच का कोई भी एक रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर, इस तरह से कोई भी वैल्यू निकालने के लिए दे दे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे ये रूट 2 है, रूट 7, रूट के अंदर का वैल्यू देखते हैं, जिसका वैल्यू बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो ये नंबर बड़ा है इससे, अब इसके बीच का कोई नंबर हमको निकालना है। तो सिर्फ यही देख लेंगे कि रूट के अंदर कौन सा वैल्यू है जो इसके बीच में आए और उसका एग्जैक्ट रूट आ जाए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। वो सबसे आसान आंसर इसका होता है।
तो यहां पर यदि हम √4 लिख दें तो √4 इस दोनों के बीच में आएगा जिसका वैल्यू होता है 2। तो 2 एक रेशनल नंबर हो गया जो इस दोनों के बीच में आएगा। लेकिन ऐसा कोई भी नंबर लिख सकते हैं जिसका स्क्वायर होता हो और वो इस दोनों नंबर के बीच में आता हो। जैसे 2 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो एक नंबर है 6.25, इसका रूट क्या हो जाता है 25 का स्क्वायर होता है 625, यहाँ डेसिमल है ये हो जाएगा 2.5 का। यहाँ 2 से बड़ा ही नंबर होना चाहिए। यदि हम 18 का स्क्वायर दे दें, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो 3.24 का रूट यदि दे देंगे तो ये इसके बीच का आ जाएगा 1.8 हो जाएगा और √2 का वैल्यू होता है 1.4। तो इस तरह का कोई भी नंबर इस जगह पर दे देंगे। 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, जहां पर ये 7 आए उससे पहले का कोई भी स्क्वायर यहां पर दे सकते हैं। तो यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चंस में डाउट है या फिर किसी दूसरे क्वेश्चंस में डाउट है तो उसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं। कोई स्पेशल टॉपिक यदि नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में भी कमेंट में बताइए, मैं उसे अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।